नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये दोनों मामले बता रहे हैं कि सरकार या राज्य चाहे तो किसी भी मामले में आपको उठाकर जेल में बंद कर सकती है, बिना आधार के आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है और आप बरी होकर न्याय की जीत बताकर डांस करने लग जाते हैं। केस दर केस यही साबित होता जा रहा है। लेकिन फर्जी केस में फंसाने वाले, गिरफ्तार करने वाले और जेलों में डालकर बार बार जमानत का विरोध करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हो रही है। आखिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? यह सिलसिला कब रुकेगा या कोई बरी होता रहेगा और उसकी जगह उसी तरह के मामले में दूसरा गिरफ्तार होता रहेगा? कब तक लोगों को जेल में डालने का यह सियासी खेल चलेगा? हम आज के वीडियो में पहले जीएन साई बाबा की बात करेंगे, फिर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मामले की। जीएन साई बाबा आप में से कोई भी हो सकता है। उनके साथ जो हुआ है आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। विकलांगता के बाद भी जीएन साई बाबा को जिस टॉर्चर से गुजरना पड़ा है, उसके एक एक दिन की कहानी डरा देने वाली है। 90% विकलांगता। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने वाले 54 साल के इस प्रोफेसर के साथ क्या क्या हुआ है, अगर आप पुरानी खबरों को ही पलट कर देखेंगे तो सहम जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आज साई बाबा को बरी कर दिया। इससे पहले इसी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2022 में उन्हें बरी कर दिया था। एक ही हाई कोर्ट में दो बार बरी करने का यह अद्भुत केस मालूम होता है। पहली बार जब बरी किए गए तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नई बेंच के सामने सुनवाई के आदेश दिए। दो बार सुनवाई हुई और इस दौरान 1.25 साल से ज्यादा का समय निकल गया। साईं बाबा को जेल में रहना पड़ा। जीएन साई बाबा की कहानी किसी के साथ भी घट सकती है, आगे भी घटती रहेगी। पुलिस और जांच एजेंसियां जब किसी को गिरफ्तार करती हैं तो उसके नक्सल होने या आतंकवादी होने की ऐसी कहानियां बुन देती हैं। मीडिया भी शामिल हो जाता है। इसके बाद पर्दा हटाकर करीब से देखने समझने में भी आम लोगों को डर लगता है। इस तरह से किसी को माओवादी, किसी को नक्सल बना दिया जाता है कि आप उसकी छाया से दूर होने लग जाएं और उनके चंद दोस्त बच जाते हैं जो अकेले इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं। मीडिया से इसी तरह साईं बाबा की खबरें पहले इस तरह से बनाई गईं और फिर धीरे धीरे गायब होने लग गईं। मीडिया ने कभी उनके मानवाधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी। जीएन साईं बाबा को जेल में रहते हुए दो बार कोविड हो गया, एक बार स्वाइन फ्लू। इनके साथ सह आरोपी की स्वाइन फ्लू से जेल में ही मौत हो गई। जीएन साईं बाबा के शरीर के ऊपरी हिस्से में ताकत नहीं है। वे खुद से उठकर बिस्तर पर नहीं जा सकते हैं, बिस्तर से उतर नहीं सकते हैं। जेल के साथी कैदी ही उनकी मदद करते रहे हैं। मई 2022 में प्लास्टिक की एक बोतल पाने के लिए इन्होंने 3 हफ्ते तक प्रदर्शन किया, 4 दिनों की भूख हड़ताल की। साईं बाबा को यह बोतल पानी पीने के लिए चाहिए था। प्लास्टिक की बोतल इसलिए चाहिए थी कि जेल के भीतर जो बोतल होती है उसे वो उठा नहीं सकते थे, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इसलिए प्लास्टिक की बोतल मांग रहे थे। उठकर खुद से पानी भी नहीं पी सकते थे तो बेहोश हो जाते थे। यह सब मीडिया रिपोर्ट में है। एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर से अशक्त हो, खुद चल फिर नहीं सकता हो, उसे 5 साल जेल में रहना पड़ा बिना किसी कसूर के। एक एक दिन मरने की आशंका में गुजरता रहा। उनके सहयोगी उनकी जिंदगी के दिन गिनते रहे। जीएन साईं बाबा को माओवादियों से संबंध होने के आरोप में अंडा सेल में रखा गया था। इस तरह से कैमरे लगाए गए थे कि शौचालय से लेकर स्नान घर तक पर नजर रखा जा रहा था। उनके निजी अधिकार तो दूर, उनकी गरिमा भी हर समय कुचली जाती रही। तब जब वे चल फिर नहीं सकते थे, दिल के मरीज हैं, दिमाग में गांठ है, किडनी में स्टोन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इन सब तमाम बीमारियों को एक कमजोर शरीर के साथ जीएन साईं बाबा जेल के दिन काटते रहे। अक्टूबर 2022 में उन्होंने अपनी पत्नी वसंता को पत्र लिखा कि नागपुर में इतनी ठंड है कि उससे पैरों, हाथ, सीने की मांसपेशियों में मरोड़ होने लगा है। इतने कमजोर हैं साईं बाबा। तब उनकी पत्नी ने कहा था कि जेल में रहते हुए
इतने कमजोर हो चुके हैं कि पहले हर हफ्ते चिट्ठी भेजा करते थे, मगर उसके बाद वो लिख नहीं पा रहे हैं। पूरा दिन लग जाता है आधा पन्ना लिखने में। माओवादी कनेक्शन में गिरफ्तारी के बाद जीएन साईं बाबा की सैलरी रोकी गई। पहले सैलरी आधी की गई, फिर मार्च 2021 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सोचिए, इन सभी आरोपों में आज वो बरी हुए हैं, लेकिन उन पर क्या बीत रही थी और संस्थान उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था कि इस मामले पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, उससे पहले नौकरी से निकालना, सैलरी बंद करना गलत है। अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जीएन साईं बाबा को बरी कर दिया। तब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई। 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की सुबह स्पेशल सुनवाई की और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई। उस समय कानून के कई जानकारों ने इसे अप्रत्याशित माना था, इसलिए भी कि किसी को जेल में रखने के लिए इमरजेंसी की सुनवाई हुई। शनिवार को वैसे कोर्ट की छुट्टी रहती थी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। उस समय जीएन साईं बाबा ने पत्र लिखा था कि वे अब और दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई फिर से हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरानी बेंच का मत सामने आ चुका है, इसलिए इसकी सुनवाई अब नई बेंच के सामने हो और केस के मेरिट पर सुनवाई हो। उस बेंच ने भी जीएन साईं बाबा को आज बरी कर दिया है। 4 जज 2 बेंच के फैसले ने उन्हें निर्दोष माना है। 5 साल से जेल में रहने के बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। साईं बाबा ही नहीं, उनके साथ 5 अन्य लोगों को भी बरी किया गया है। जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अच्छे प्रोफेसर थे, मगर 9 मई 2014 को महाराष्ट्र की पुलिस उठा ले गई। तब से जेल की सलाखों के पीछे ही बंद हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मीकि एस.ए. मेनियाजिस ने तमाम आरोपों से उन्हें बरी किया है। 2017 के नागपुर सत्र न्यायालय का फैसला पलट दिया। साईं बाबा पर माओवादियों से संबंध होने के आरोप थे। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष सबूत पेश करने में असफल रहा है। साईं बाबा के खिलाफ यूएपीए के तहत जो आरोप लगाए गए थे, जो धाराएं लगाई गई थीं, उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती दे दी, जिसे जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मीकि एस.ए. मेनियाजिस की बेंच ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चुनौती दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि एक बार फैसला दे देने के बाद कोई जज वापस उस फैसले की समीक्षा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला एक व्यक्ति की आजादी से संबंधित है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के पुनर्विचार के बाद दिए गए फैसले को स्वीकार करेगा या वही होगा जो अक्टूबर 2022 में हुआ था? अब आप सोचिए, 90% विकलांगता वाला एक शरीर, एक इंसान इस तरह के टॉर्चर से गुजरा है। यह आपकी कल्पनाओं में भी नहीं समा सकता कि एक राज्य चाहे तो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। आज साईं बाबा दूसरी बार बरी हुए हैं। 2022 में जीएन साईं बाबा को डिस्चार्ज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि नागपुर की अदालत में जो सुनवाई चल रही है, पूरी प्रक्रिया आधारहीन है, नल एंड वॉइड है। उस प्रक्रिया को सरकार की मंजूरी नहीं थी। 2017 में नागपुर की एक अदालत ने साईं बाबा, महेश तिर्की, प्रशांत राही, हेम मिश्रा, पांडु नरोते को आजीवन कैद की सजा सुनाई थी। पांडु नरोते की जेल में ही स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुकी इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि कितने साल बाद जीएन साईं बाबा को रिहा किया गया है। उनका स्वास्थ्य कौन लौटाएगा? अदालतें लौटाएंगी। यह शर्मनाक है। जमानत के लिए कितने आदेशों का इंतजार करना पड़ा। नागरिक स्वतंत्रता की कीमत कौन चुका रहा है? इंदिरा जयसिंह ने इस केस से जुड़े वकीलों की भी तारीफ की है, करनी भी चाहिए। सुबोध धर्माधिकारी, निहाल सिंह राठौर, प्रदीप मंध्यान, वरुण कुमार, त्रिदीप पायस, हर्षल लिंगायत, राहुल वाघमरा जैसे वकीलों ने इस मुश्किल केस को लड़ा है। इनकी बदौलत यह केस अपने मुकाम पर पहुंचा। इन वकीलों ने वकील होने का फर्ज निभाया।
जीएन साईं बाबा पर लगे आरोप अदालत में साबित नहीं हो पाए। उन पर जो बीती है यह हर उस आदमी का सच है जो ना जाने कैसे कैसे आरोपों में उठाकर कई साल के लिए जेलों में बंद कर दिया जाता है। पूर्ण रूप से एक विकलांग व्यक्ति को इतनी सख्त सजा दी गई उस मामले में जिसमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एक सभ्य नागरिक समाज जीएन साईं बाबा से अब नजर मिलाने के लायक नहीं बचा है। अब आप उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग और गोदी मीडिया के एंकरों की चिल्लाहट निकाल कर देखिए। ये मैं अब दूसरे मामले की बात कर रहा हूं, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के मामले में, और उस वक्त ईडी की कार्रवाई पर मीडिया किस तरह से चिल्ला रहा था उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। क्या क्या बताया जा रहा था। ईडी की तरफ से खबरें चल रही थीं कि 143 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल के संकेत मिले हैं। शिव कुमार और उनके साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। विदेशों में शेल कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों को खारिज कर दिया। यह केस एक बार फिर से बता रहा है कि कैसे राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ चला है। तरह तरह के आरोप लगाकर विपक्षी दल के नेताओं को जेलों में डाला जाता है। डीके शिव कुमार ने इन छापों और गिरफ्तारियों का भूत उतार फेंका और कर्नाटका में बीजेपी को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। अगस्त 2017 में डीके शिव कुमार और उनके 4 करीबियों के यहां आयकर विभाग के छापे पड़ने लग गए। दावा किया गया कि 8.5 करोड़ से अधिक की रकम जब्त हुई है। आयकर विभाग ने डीके शिव कुमार पर 41 लाख रुपए की कर चोरी का आरोप लगाया, चार्जशीट दायर कर दी। इसी केस में ईडी ने संज्ञान लिया। 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर हो गया। कई दिनों तक उनसे पूछताछ हुई और सितंबर 2019 में डीके शिव कुमार गिरफ्तार कर लिए गए, तिहाड़ जेल में रखा गया। अक्टूबर 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीके शिव कुमार को जमानत दे दी। जब इनकम टैक्स छापे मार रही थी उस समय शिव कुमार गुजरात के 42 कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में रखे हुए थे। उस समय अहमद पटेल के राज्यसभा के चुनाव का मामला चल रहा था। अहमद पटेल अंत में जीत गए। अपनी गिरफ्तारी से पहले डीके शिव कुमार ने कर्नाटका हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी। जुलाई 2019 में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाती है और येदियुरप्पा की सरकार बन जाती है। अगस्त 2019 में कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ने शिव कुमार की याचिका खारिज कर दी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने उनके इस फैसले को पलट दिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द कर दिया। कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं। डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी ने मई 2022 में चार्जशीट दायर की। 2023 में कर्नाटका में चुनाव होने वाले थे। तब कांग्रेस ने कहा था राजनीतिक एजेंडे के तहत यह सब किया जा रहा है, जबकि उनकी गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर ही चार्जशीट दायर हो जानी थी। जीएन साईं बाबा और डीके शिव कुमार के बहाने आपने देख लिया कि किस तरह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है नागरिक अधिकारों को कुचलने में और राजनीतिक विरोधियों का गला दबाने में। उस पर डमरू बजाते रहते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। क्या ये किसी गुरु का लक्षण हो सकता है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।